Hello students, welcome to my channel The Scripted Catalyst। यहाँ हम हैंड रिटन वेल स्क्रिप्टेड नोट्स के जरिए आपके एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन को कैटलाइज करेंगे। Any students preparing for JEE, NEET, IIT, JAM, CET, PG or any other PG entrance exams for chemistry, this video is for you। अगर आप इस चैनल पर एंट्रेंस लेवल के नोट्स, क्वेश्चंस एंड ऑनलाइन ट्यूटरिंग मिनिमम प्राइस पर अफोर्ड करना चाहते हैं, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, सो प्लीज डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। सो आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है, जिसमें से हमें क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं। तो उसमें भी हमें ज्यादातर बच्चों को टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की कितने टाइप ऑफ सेल्स हैं, कौन से टाइप ऑफ सेल्स में हमें कौन सा न्यूमेरिकल हमें देखने को मिलेगा, कौन सा फॉर्मूला उसमें अप्लाई करना है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए मैंने एक सिंपल माइंड मैप फ्लो चार्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को प्रेजेंट किया हुआ है। तो आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा हमारा गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल हम सबसे पहले ही पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो हमारा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। मतलब उसमें हमें कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद रिएक्शन होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल हमें एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देगा। उसमें होता हुआ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसलिए वो अपने आप रिएक्शन होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ऑन द अदर हैंड जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स देना पड़ रहा है। मतलब हमें उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सोर्स में रखना पड़ रहा है, तभी जाके वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से होके केमिकल रिएक्शन होता है, फिर हमें केमिकल एनर्जी या फिर कोई केमिकल चेंजेस देखने को मिलता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अप्लाई के सोर्स के अप्लाई की वजह से, मतलब हम इससे ये इन्फर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। फिर हम ये भी जानते हैं कि एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन ही हमें देखने को मिलता है। एनोड का मतलब ही होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हम जानते हैं कि कैथोड, फिर हमारा आता है कैथोड। कैथोड में हमेशा रिडक्शन देखने को मिलता है, और रिडक्शन का मतलब होता है हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे हम फिर हम हमारा यही चीज हमारा मोस्टली डाउट आता है कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें कौन से टर्मिनल में एनोड और कैथोड प्रेजेंट रहते हैं। तो हमें इसके लिए मैंने यहाँ पे ये क्लियरली आमने सामने मेंशन कर लिया है, तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड हमेशा नेगेटिव टर्मिनल में होता है और कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल में। whereas इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाता है और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल जैसा एक्ट करता है। बट इन दोनों में ऑक्सीडेशन, एनोड में ऑक्सीडेशन और कैथोड में रिडक्शन ही हो रहा होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। फिर उसके साथ हम और एक टाइप ऑफ रिएक्शन भी हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखने को मिलता है, वो होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के ऊपर हमें क्वेश्चन ज्यादातर पीजी लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन सेल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि if we take हमारा कॉन्सेंट्रेशन सेल, उसमें हम देंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रहा उसके इलेक्ट्रोलाइट और ये रहे उसके दो इलेक्ट्रोड्स। इस इलेक्ट्रोड में अगर हम H2 गैस पास कर रहे हैं, तो H2 गैस हमेशा डिफरेंट प्रेशर में पास होगा। तो डिफरेंट प्रेशर में जो इलेक्ट्रॉन में पास होगा, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन है उस हिसाब से हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो उस चीज को हम इलेक्ट्रॉन
कॉन्सेंट्रेशन सेल में डिवाइड करके लिखेंगे। तो उसके न्यूमेरिकल्स हमें ज़्यादातर इस फॉर्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो P1 होता है उसको हम ग्रेटर लेंगे देन P1, इसलिए ताकि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमें देखने को मिल सके, और हम उसे इस फॉर्मूला से मेंशन करेंगे। यहाँ पे P1 हमारा एनोडिक साइड में रहेगा और P2 हमारा कैथोडिक साइड में। फिर अगर हम उसका इलेक्ट्रोलाइट वर्जन लें, मतलब अगर हम कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करें उसके इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, अगर हम उसके इलेक्ट्रोलाइट में ही चेंज करें कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे आप किसका किसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे, मतलब H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम चेंज करें, तो हमें कैथोड वाले पार्ट में हमें देखने को मिलेगा A2, और एनोड वाले पार्ट में हमें देखने को मिलेगा A1। तो उस हिसाब से हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज एंड इलेक्ट्रोड में प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस, उसके चेंज से हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पूरा कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाता है, जिस हिसाब से हमें उसका की सेल का वैल्यू भी डिफरेंट मिलता है। तो हमने अभी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स समझ लिया है। तो अभी हम दूसरा और एक चीज करेंगे कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें कौन से न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, जैसे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। तो हमें गैल्वेनिक सेल में ज्यादातर नॉर्स डिफ्यूजन से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हमारा नॉर्स डिफ्यूजन क्या होता है, नॉर्स डिफ्यूजन हमारा होता है ई सेल फाइंड करने का एक फॉर्मूला, जिससे हम ई सेल या फिर उससे रिलेटेड सारी चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड सारे टर्म्स। 0.0591/10 log QC। QC यहाँ पे होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट मतलब अगर हम कोई भी जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, वो जो केमिकल रिएक्शन में उसमें जो प्रोडक्ट का साइड और जो रिएक्टेंट का साइड है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, उसी हिसाब से हम लिखेंगे। यहाँ पे तो पहले केमिकल एनर्जी में, यहाँ पे पहले केमिकल रिएक्शन होने वाला है सेल में, उसी हिसाब से जो रिएक्शन हुआ होगा उसी का ही हम QC रिएक्शन कोएफिशिएंट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिख के उसमें लॉग का वैल्यू डाल के हम उसको ऐसे लिखेंगे। ये 0.0591 ये वाला वैल्यू हमारा, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ ये फॉर्मूला आपकी यहीं से आ रहा है। यहाँ पे मैं और एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि 1F, यहाँ पे F रहता है हमारा फैराडे 96500 कूलम, इसका वैल्यू रहता है। इसका वैल्यू हमें ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फिर से हमें क्या क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उससे उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम पढ़ते हैं फैराडेज लॉ। उसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए हम पढ़ते हैं फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ भी दो, उसके दो लॉज होते हैं। तो मैं यहाँ पे पहला फैराडे का लॉ लिखूंगी। पहला फैराडे का लॉ है कि W इक्वल टू जेड क्यू इक्वल टू जेड आई टी। तो यहाँ पे Q को हम IT में लिख सकते हैं, मतलब चार्ज। Q का मतलब है यहाँ पे चार्ज। चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। यहाँ पे W क्या है, W है हमारा जो भी हमारा अमाउंट है तो डिपॉजिट हुआ है इन सॉलिड फॉर्म या फिर लिबरेट हुआ है इन गैसियस फॉर्म, किसमें, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एट कैथोड और एनोड, जिसकी पोजीशन जिसके इलेक्ट्रोड में तो हमें कोई भी डिपोजिशन या फिर कोई गैस का लिबरेशन देखने को मिल रहा है, वो कितने अमाउंट का है वो हमें फैराडे के फर्स्ट लॉ से जानने को मिल सकता है। यहाँ पे जेड क्या है, जेड क्या है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसका वैल्यू हमें ज्यादातर एग्जाम्स में गिवन होता है। तो हमें इससे ज्यादातर इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से देखने को मिलते हैं कि हमें इसका एक एप्लीकेशन से हम केसेस के क्वेश्चन एंट्रेंस लेवल में सॉल्व कर सकते हैं। फैराडे का हमारा सेकेंड लॉ होता है कि W1/E1 इक्वल्स W2/E2, और ऐसे ही चलती है, ऐसे ही WN/M तक जा सकता है। यहाँ पे ये W तो जैसे वो जो अमाउंट ऑफ डिपोजिशन है फिर लिबरेशन ई है जो हमने फर्स्ट लॉ में देखा था, यहाँ पे ई है इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट या फिर ग्राम पर इक्विवेलेंट भी हम इसे जिसे बोलते हैं ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो
या सेकेंड लॉ से हमें ये पता चलता है कि जितना भी मास ऑफ डिपोजिशन या फिर लिबरेशन हुआ है उसका रेशियो विथ इट्स इक्विवेलेंट वेट वो सारी चीजें इक्वल होंगी जितने बार, क्योंकि जितने नंबर ऑफ, जितने स्पीशीज ऑफ उसी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में से जितने स्पीशीज या फिर जितने टाइप्स के अमाउंट लिबरेट हुए हैं उन सबका रेशियो सेम होगा, उन सबका इन दोनों का रेशियो सेम होगा। अगर हमारा एन तक बहुत सारे, एक दो तीन, लगभग ऐसे तीन टाइप के डिपोजिशन और तीन टाइप ऑफ लिबरेट गैसेस हुए हैं तो उन सबका ये जो W/E1 का ये जो W/E का ये जो रेशियो है वो सबका सेम होगा। ये हमें फैराडे के सेकेंड लॉ से देखने को मिलता है। हमें इससे एंट्रेंस लेवल में इसी के ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी दो वैल्यूज दे दिए होंगे, हमें तीसरा वैल्यू निकालना होगा। तो हमने अभी गैल्वेनिक सेल का नर्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के फैराडे वाले इक्वेशंस और फैराडे के दो लॉज, कॉन्सेंट्रेशन सेल के इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड के दो इक्वेशंस, हमने सारे न्यूमेरिकल्स और उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को अभी कवर कर लिया है। अभी हम जाएंगे टाइप ऑफ हाफ सेल्स के बारे में जानने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, और यहाँ पे विथ डायग्राम सबको शो भी किया हुआ है, रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने गैल्वेनिक सेल का एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, और इस सेल को हम स्पेसिफिकली डैनियल सेल भी बोलते हैं। इसका एक स्पेसिफिक नाम भी होता है, डैनियल सेल। डैनियल सेल सिर्फ और सिर्फ ZL CU सेल को हम डैनियल सेल बोलते हैं। किस किस जगह में हमें ये नाम भी देखने को मिल सकता है गैल्वेनिक सेल या फिर ZL CU सेल में। तो यहाँ पे एनोड में जैसे मैंने बोला था ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कैथोड में रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमें और एक चीज नोट करना है, वो ये सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे क्यों है, तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। सॉल्ट ब्रिज के ऊपर हमें बहुत से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलता है, तो हमें इसके मेनली ये तीन पॉइंट्स डायरेक्टली याद होना चाहिए। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को एलिमिनेट करता है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पूरे सर्किट में नहीं आने देता है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। और ये सॉल्ट ब्रिज कैसा बना हुआ होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये एक यू शेप ट्यूब होता है जो फिल्ड हुआ होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट में हमें सिमिलर कैटायनिक एंड एनायनिक मोबिलिटी, और वो ज्यादातर KCl के न्यूक्लियस इन्हीं सबसे बना हुआ होता है। उसमें एक अगर अगर जैसा एक फ्यूज जेल भी होता है, अगर अगर आखिर एक जेलेटिन जैसा जेल जो उसे बांध के रखता है सारे सारे KCl ये सब आयंस। तो हाँ, उसका रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्मूले से ई सेल निकालने का भी यहाँ पे मैंने फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है। और हमें ये चीज हमेशा याद रखनी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हमेशा नेगेटिव में होता है। तो उसी हिसाब से अगर हम यही चीज याद रखेंगे तो हम ई सेल का जो भी हमें वैल्यू दिया गया होगा हम उसी से निकाल सकते हैं। हम ये ज्यादातर इसी वाले फॉर्मूला को भी यूज करके निकालते हैं कि कैथोड जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, उसी हिसाब से हमें दिया गया होता है, उसी हिसाब से वो भी निकालते हैं। फिर हाँ, दूसरी एक चीज से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। हमें हो सकता है डायरेक्टली सेल्फ रिप्रेजेंट करके दिया गया हो और हमें उससे कोई डाटा निकाल के क्वेश्चन पूछा गया हो, या फिर हमें सेल्फ रिप्रेजेंटेशन कैसे करना होता है वो भी पूछा जा सकता है। तो इन सब के लिए हमें सेल्फ रिप्रेजेंटेशन अच्छे से आना जरूरी है। तो पहले हमें एनोडिक पार्ट लिखना होता है, फिर कैथोडिक पार्ट, और ये जो रहता है ये वाला पार्ट रहता है हमारा सॉल्ट ब्रिज का। ये हम मेनली गैल्वेनिक सेल के रिस्पेक्ट में ही लिखते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन में भी हम गैल्वेनिक सेल के रिस्पेक्ट में ही लिखते हैं। यहाँ पे जो मेटल इलेक्ट्रोड होता है तो उसका रिस्पेक्टिव आयन, फिर ये कैथोड का जो आयन, फिर कैथोड में जो इलेक्ट्रोड होता है, मतलब पहले रहता है हमारा इलेक्ट्रोड एनोड के पार्ट का, फिर ये उसका फेस का डिवीजन, फिर उसका होता है एनोड का इलेक्ट्रॉन, फिर ये सॉल्ट ब्रिज का डिवीजन, फिर कैथोड का इलेक्ट्रॉन, फिर रहता है हमारा कैथोड का इलेक्ट्रॉन।
ये मैंने एक रफ रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है उसका। फिर हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखने आए थे टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स। हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स देखे, गैल्वेनिक सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स। ये बहुत सारे हाफ सेल्स, मतलब दो हाफ सेल्स मिलकर हमें कंप्लीट सेल देते हैं। तो उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो उससे टाइप्स के साथ डायरेक्ट क्वेश्चन हमें नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी ये उसका एप्लीकेशन है। हम अगर हमें इसका नॉलेज होगा तो हम कंप्लीट सेल के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कोई भी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमारा पहला टाइप आता है गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड। तो इसमें हम ज्यादातर गैस मतलब लेते हैं हम H2 हाइड्रोजन और उसका आयन H+। H2H+ इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक हम एक हाफ सेल का एग्जांपल लेते हैं। तो इसे हम एनोडिक वे में भी लिख सकते हैं, कैथोडिक में भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो H2H+ है, ये हम जैसे मैंने यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन में लिखा, इसे हम एनोड वाला हाफ सेल में भी रख सकते हैं, कैथोड वाला हाफ सेल में भी रख सकते हैं। तो ये उससे कहीं हाफ सेल का ही एक रिएक्शन पार्ट है। तो उससे हम ये रिएक्शन से लिख के हम स्पेशली सिर्फ उसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन सेल से हाफ सेल से हम ई सेल से वैल्यू की पीएच में डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे H+ है तो यहाँ पे हम पीएच में डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन हमें डायरेक्टली देखने को मिले हैं एग्जाम में। तो ई सेल का कोई भी वैल्यू दिया गया होगा या फिर कोई भी एनोड और कैथोड का वैल्यू दिया गया होगा, हमें इसे ई सेल का वैल्यू डिटरमाइन करना होगा। और हमें फाइनल क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि उसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है या फिर उसका पीएच का वैल्यू कितना है। तो हम इस फॉर्मूला से उसको पीएच का वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम यहाँ पे और चीज याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका वैल्यू हमेशा इनर पे जीरो रहता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन पे इसे हम इस He बोलते हैं, इसका वैल्यू हमेशा जीरो रहता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमेशा ई सेल इन और उसका जीरो रहता है। फिर हम जाएंगे हमारे दूसरे टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन में, जो है हमारा मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रॉन। पहले हमने देखा गैस गैस आयन इलेक्ट्रॉन, मतलब वहाँ पे गैस होता है। और गैस वाले इलेक्ट्रॉन में आप गैस तो गैस होता है, गैस में हम प्रेशर हम देखते हैं, जो हमने कॉन्सेंट्रेशन वाले सेल में देखा था। तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन ज्यादातर प्लेटिनम को लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक मेटल यूज करेंगे, मेटल और उसका मेटल आयन का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमें जैसे Zn+2 Fe+2 Cu2+, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। उसका भी हम वैसे ही एनोडिक पार्ट और कैथोडिक पार्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स लेकर दिखाया हुआ है। जैसे कैथोड में रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होके हमें रिएक्शन दे रहा है, एनोड में ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होके, सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होके हमें वो रिएक्शन दे रहा है। इसका ई सेल का वैल्यू इस हिसाब से कैसे निकालेंगे। फिर ये वाला हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है सर एंट्रेंस एग्जाम्स पे, जो है हमारा मेटल मेटल इनसॉल्युबल एंड इलेक्ट्रोलाइट विथ कॉमन आयन। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं कॉमन आयन के साथ, मेटल और उसका मेटल इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड भी रहते हैं। तो उसका एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हमारा रहता है कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहता है। कैलोमल इलेक्ट्रोड ये हमारा बहुत से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में भी हमें डायरेक्टली पूछा गया होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो हमें कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में पता होना चाहिए। कैलोमल इलेक्ट्रोड में हम कौन से इलेक्ट्रोड कौन से इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, इसमें क्या रिएक्शन हो रहा है, अगर ये हमें पता होगा तो हम किसी भी वैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ये डायग्राम से देखते हैं। तो हमने यहाँ पे प्लैटिनम का मेन इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। हाइड्रो सॉरी मर्क्यूरी जो होता है वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है, मर्क्यूरी का लिक्विड फॉर्म हमने उसके आसपास ऐसे लगाया हुआ है। फिर मर्क्यूरी क्लोराइड G2Cl2, उसका भी वो जो सॉलिड फॉर्म में उसको भी उसके आसपास लगाया हुआ है। और हमने इलेक्ट्रोलाइट में KCl दिया हुआ है, जैसे हमने प्रीवियसली मेंशन किया था कॉमन आयन। तो यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl2 का और यहाँ पे कॉमन आयन प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हमारा हुआ उसका एनोडिक पार्ट का इक्वेशन, ये उसका कैथोडिक पार्ट का इक्वेशन। हम जिस भी पार्ट में जिस भी ऑप्शन में कैलोमल इलेक्ट्रॉन को ले उसको उसका इक्वेशन हम इस हिसाब से लिख सकते हैं। और वहाँ पे हम Cl- का कॉन्सेंट्रेशन ही हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं। तो उस हिसाब से हम ये ज्यादातर इस हिसाब से हम पीएच ऑफ द इलेक्ट्रोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ ऑन द अदर हाफ सेल
एक ये जो H2H+ हमने गैस आयन इलेक्ट्रॉन में देखा था, अगर हम वो इलेक्ट्रॉन लें तो हम उससे भी पीएच ऑफ द H+ या फिर पीएच ऑफ द H+ आयन, पीएच हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी सेल का। पर उस और एक इम्पोर्टेंट पार्सल रिएक्शन हमारे पास आता है जो है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा होता है, तो उसका एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है जो इम्पोर्टेंट रहता है और हमें एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, वो है क्विनहेड्रॉन इलेक्ट्रॉन। मतलब क्विनॉन, उसमें 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो हाइड्रोक्विनोन बनेगा। तो यहाँ पे क्विनॉन को हम Q और हाइड्रोक्विनोन को QH2 लिख के भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन से, इस केमिकल रिएक्शन से हम उसका एनोडिक और कैथोडिक पार्ट का इलेक्ट्रॉन भी हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि जैसे एनोडिक पार्ट में हाइड्रोक्विनोल से क्विनॉन बन के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोडिक पार्ट में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होके रिडक्शन हो रहा है। और ये रहा उसका इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनोडिक पार्ट, इसका इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैथोडिक पार्ट। और इसी क्विनहेड्रॉन इलेक्ट्रॉन के अदर हाफ सेल में अगर हम ऐसे चीज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन या फिर वो जो H2H+ वाला इलेक्ट्रॉन रखें और उससे भी हम ये पीएच डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमने पीएच डिटरमाइन करने के लिए अभी तक 3 इलेक्ट्रॉन्स करे थे। एक है हमारा H2H+ वाला इलेक्ट्रॉन, गैस गैस यानी इलेक्ट्रॉन हमने तीनों देखा था। फिर हमने देखा कैल्विन इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर हमने देखा अभी न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ। तो हमें जैसे कि पीएच ऑफ द इसे निकालने के लिए ऐसे ही 3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिमाग में पूछे जा सकते हैं एंट्रेंस लेवल क्वेश्चन से। फिर अभी हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल का तो मैंने इक्वेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया था, हमने देख लिया था। तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सेल का एक डायग्रामेटिक एग्जांपल के थ्रू मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हम ऐसे दो सॉल्यूशंस में यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइट्स डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे ले रहे हैं, तो उसका इक्वेशन ऐसा है। यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रोलाइट्स डिफरेंट ले रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिफरेंस कॉन्सेंट्रेशन सेल्स है, तो सेल्स का एग्जाम्पल। और यहाँ पे हम प्रेशर डिफरेंस ले रहे हैं, प्रेशर डिफरेंस ले रहे हैं। तो उसके कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर हम एच ना लेके Cl- लें तो उसका कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला आएगा, उसका कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन आएगा, तो मैंने यहाँ पे ऐसा मेंशन किया है। यहाँ पे हमारे थर्ड पार्ट में यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला में मेंशन किया है। अगर हम प्रेशर भी डिफरेंट है और कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंट है, दोनों के दोनों ही डिफरेंट है, तो हमें ये फॉर्मूला देखने को मिल सकता है। मतलब इन्हीं दोनों पहले फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन में हम ये बोल सकते हैं। यहाँ पे P2P वाला यहाँ पे A1 A2, तो इन्हीं दोनों प्रीवियस फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं। फिर जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, इन दोनों को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में बनाने के लिए हम यहाँ पे ये A2 ग्रेटर देन A1 ले रहे हैं, मतलब A2 का कॉन्सेंट्रेशन हम ज्यादा ले रहे हैं A1 से, और P1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ले रहे हैं P2 से। तो इसी हिसाब से हमने कॉन्सेंट्रेशन सेल्स भी देख लिया है, जहाँ पे इसी से हम उसका एक शॉर्ट ट्रिक ले सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है कि अगर हमें कैथोडिक पार्ट का कोई भी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, किसी को हम ऊपर रखेंगे और किसी को हम ज्यादा मानेंगे, और एनोडिक पार्ट का कॉन्सेंट्रेशन हम उसका लोअर मानेंगे। इसी हिसाब से हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं उस कॉन्सेंट्रेशन सेल के न्यूमेरिकली। और इसी तरह से अगर हमारा एनोडिक पार्ट में जो भी हमारा गैस का प्रेशर होगा उसको हम ज्यादा मानेंगे कैथोडिक पार्ट से, और उसको ऊपर रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग प्रेशर डिफरेंस दिया देंगे तो एनोडिक पार्ट का जो भी दिया होगा हमें लगेगा, तो इसको प्रेशर हम ज्यादा कंसिडर करेंगे। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा तो हम कैथोडिक पार्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कंसिडर करेंगे। इसमें हमेशा वो कंफ्यूजन रहता है, इस ट्रिक को मैं लर्न करने के लिए सबको प्रेफर करूंगी कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इस वर्डिंग्स में। तो रिड्यूसिंग एजेंट रहता है कि जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है और वो ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है। ऑक्सीडाइजिंग
एच वो होता है जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है और वो रिड्यूस हो सकता है। ये ट्रिक हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल को जो सीरीज रहता है उसमें अगर हम देखेंगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर बहुत ज्यादा कम है उसका वैल्यू, तो वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो मतलब वो ऑक्सीडाइज्ड हो पाएगा, किसी और को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा तो वो खुद में एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा और वो दूसरे को रिड्यूस कर पाएगा। तो ये चीज बहुत ही हेल्पफुल रहेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने में। और एंट्रेंस एग्जाम्स में हमें ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलते हैं। फिर आता है हम अपने लास्ट सेल के पास जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के एग्जांपल्स मेंशन किए हुए हैं जहाँ पे हमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ से हमें ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसी का हम डिस्कस करने वाले हैं जो है हमारा NaCl। तो NaCl हम ज्यादातर तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमें क्या करता है, आयंस में Na प्लस और Cl माइनस ये दो आयंस में वो देते हैं। तो इसमें हम एनोड वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन करेंगे मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम Cl माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके उसको Cl2 बना के एनोड वाले पार्ट से मतलब Cl2 लिबरेट करेंगे और कैथोड वाले पार्ट से हम Na प्लस का डिपोजिशन करेंगे, Na का डिपोजिशन करेंगे रिडक्शन करके। तो ये तो नॉर्मल लगता है कि मोल्टन NaCl में Na प्लस और Cl माइनस यही दो आयन से हमें देखने को मिलते हैं। फिर जब हम एक्वस NaCl लेते हैं तो उसमें आते हैं थोड़े से चेंजेस, उसमें आता है एक नया कॉन्सेप्ट। तो हम अभी उसी कॉन्सेप्ट के बारे में ही जानेंगे। एक्वस NaCl में हमारे साथ होते हैं Na प्लस आयन, वो Na प्लस आयन हमें देता है, Cl माइनस आयन देता है और H2O भी होता है क्योंकि एक्वस होता है तो H2 हमें देता है H प्लस और OH माइनस आयन। तो हमारे पास इन टोटल 4 आयन्स प्रेजेंट होते हैं एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस NaCl में। तो अभी ये डिपेंड करता है कि कैथोडिक पार्ट में कौन सा कैटायनिक चार्ज निकलेगा डिस्चार्ज होगा और एनोडिक पार्ट में कौन सा एनायनिक चार्ज पहले डिस्चार्ज होगा। तो उसी चीज को हम जानते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। इस कॉन्सेप्ट से ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के सारे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए। डिस्चार्ज पोटेंशियल हमें ऐसे याद रखी हुई थी इस वाले ट्रिक से कि डिस्चार्ज पोटेंशियल जब ज्यादा होता है किसी का तो उसका टेंडेंसी ऑफ डिपोजिशन कम होता है, मतलब वो कम पहले नहीं निकलता है, वो बाद में निकलता है। मतलब पहले वो निकलेगा फर्स्ट दैट सब्सटेंस will liberate or deposit which have लो डिस्चार्ज पोटेंशियल। जो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा वो पहले लिबरेट होगा या फिर डिपोजिट होगा, मतलब डिस्चार्ज। तो वो चीज हम कैसे जानेंगे, वो चीज हम इस ट्रिक से जान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये ट्रिक मेंशन किया हुआ है अनायन और कैटायन दोनों के लिए। तो ये ट्रिक सजेस्ट सब ध्यान में रखें। तो ये चीज मैं आपको फर्स्ट टेलीग्राम चैनल में भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उससे वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ से हम सिर्फ अगर एक्वस NaCl का ही एग्जाम्पल कंसिडर करके चले तो इस वाले सीरीज में हम देख सकते हैं कि Na का ज्यादा रह रहा है डिस्चार्ज पोटेंशियल देन H लास्ट की तरफ रह रहा है। इस वजह से Na का ज्यादा रह रहा है डिस्चार्ज पोटेंशियल, मतलब वो पहले रिलीज नहीं होगा। तो पहले कौन रिलीज हो जाएगा, H का जिसका कौन डिस्चार्ज पोटेंशियल है वही पहले रिलीज होगा। तो H हमारा रिलीज होगा H2 गैस बन के, यहाँ पे कैथोडिक पार्ट में कैथोड इलेक्ट्रोड में H2 गैस बन के रिलीज होगा H प्लस। तो फिर एनोड का क्या होगा, एनोड में भी वैसे OH माइनस अगर ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल देता है देन Cl माइनस। इस वजह से Cl माइनस पहले रिलीज, Cl माइनस पहले Cl2 बन के एनोडिक पार्ट में रिलीज हो जाएगा। ये केस वो हमारा एक्वस NaCl। फिर हमारा एक दूसरा केस भी आता है NaCl में भी, इसी NaCl में हमारा दूसरा केस आता है और ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी केस में कंफ्यूज होते हैं। वो रहता है हमारा वेरी डाइल्यूट NaCl का।
ये एक एक्सेप्शन वाला केस है। हमने एक्वस NaCl का केस देखा। एक्वस NaCl के केस में हमने देखा कि अभी कि हमारा कैथोडिक पार्ट में H2 रिलीज हो रहा है गैस और एनोडिक पार्ट में Cl। बट यहाँ पे जेली डाइल्यूट NaCl में ये हमारे पास भी 4 आयन्स हैं, बट H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा है क्योंकि ये जेली डाइल्यूट है। इस वजह से हमारे पास Na और Cl का ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो हमारे इसमें एनोड वाले पार्ट में OH माइनस वो H2 बनके H2O ही रिएक्ट करता है। NaCl बस नाम का होता है क्योंकि NaCl में कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है। इनमें से दोनों में आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, H2O में वो एनोडिक पार्ट में O2 रिलीज हो जाता है और कैथोडिक पार्ट में एज H2 रिलीज हो जाता है। और इस एज H2O ही रिएक्ट करता है और इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, तो इसमें सोल्यूशन यहाँ पे न्यूट्रल रहता है। इसमें रेडी डाइल्यूट NaCl में टोटल सोल्यूशन एट लास्ट न्यूट्रल रहता है। बट हम जो आपको सोल्यूशन देखा था वहां पे सोल्यूशन हो जाता है बेसिक। यहाँ पे सोल्यूशन हो जाता है बेसिक। क्यों होता है बेसिक? क्योंकि हमारा H2 तो गैस बन के निकल गया, Cl2 गैस बन के निकल गया, बचा क्या? OH माइनस और Na प्लस। तो हम वो दोनों मिलके NaOH बन के वो सोल्यूशन को बेसिक बना देते हैं। इस सोल्यूशन को एक्वस NaCl के सोल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलिसिस। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी मेंशन किए हुए हैं। NaCl का मैंने यहाँ पे और एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ भी मेंशन किया हुआ है जो अमेल्गम देता है। हाइड्रोजन के साथ जो भी मेंशन होगा वो ज्यादातर अमेल्गम फॉर्म में देता है एक्सेप्ट Fe, प्लेटिनम, AU, ये सब जो है इन सब के अलावा मर्क्यूरी इसके साथ भी होता है, वो अमेल्गम अलॉय देता है कैथोड में। ये चीज भी हमें याद रखनी है। और बाकी के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर क्या डिपॉजिट होता है फिर क्या लिबरेट होता है वो हम इस ट्रिक से जान सकते हैं। तो ये ट्रिक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप की प्रोवाइड कर लूंगी। और अगर आपको ये सारे नोट्स, इसके सबका एक्सप्लेनेशन, इन सब ईच एंड एवरी पार्ट का अगर आपको डिटेल 1-to-1 ऑनलाइन ट्यूटरिंग में एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसको कैसे हमें इससे जिसके क्वेश्चंस आएंगे उसके कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आपको इन सब का गाइडेंस भी चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।